हाँ, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा या आप रेगुलर इंतजार भी कर रहे होंगे इस क्लास का कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ठीक है, पिछला 5-6 क्लास हो चुका हम लोग का। अगला क्लास को लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए चले। और ठीक है, पिछला 5-6 क्लास हो चुका। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए और तभी इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, तो आप आराम से ग्रिप भी कर सकते हैं, समझ में भी आपको अच्छा से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है वो था आपका स्टैटिक फ्लूइड्स के बारे में। स्टैटिक फ्लूइड किसको कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर क्या है, और ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कुछ इस तरह का। अब बहुत हो गया बात रेस्ट और लिक्विड का। अब रेस्ट और लिक्विड छोड़कर मूविंग लिक्विड के बारे में बात करें। एक चलता हुआ लिक्विड, जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ठीक है, अब हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं मूविंग फ्लूइड्स का। रेस्ट वाला डे मूव करता हुआ लिक्विड्स, मूव करता हुआ लिक्विड्स का कुछ प्रॉपर्टीज। मूव करे कोई लिक्विड अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करता हुआ जा रहा है तो कैसे मूव कर सकता है, उसमें क्या क्या गुण होता है, किस तरह का एनर्जी होता है, क्या नेचर हो सकता है। और ठीक है, इन सभी को इस टॉपिक के रूप में स्टडी करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हुए टॉपिक स्टार्ट। देखो, ये डायनामिक्स फ्लूइड्स में हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो किसको कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, और ठीक है, कोई लिक्विड का एनर्जी कौन कौन सा हो सकता है, बर्नौलिस थ्योरम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम क्या है, विस्कोसिटी किसको कहते हैं, विस्कस फोर्स क्या है, और ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं, और क्रिटिकल वेलोसिटी। बस छोटा सा बस है, और लेते हुए जो टॉपिक लगे मजा आ रहा है ना, बस। तो आओ हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करते हुए लिक्विड्स का फ्लो। और ठीक है, कोई लिक्विड को फ्लो करता हुआ देखे आप, अरे लिक्विड का बहता हुआ नहीं देखे, बहुत देखे होंगे। ठीक है, नल में पानी जा रहा है वो भी एक लिक्विड का फ्लो है, और ठीक है, नदी में पानी बह रहा है वो भी फ्लो है, बाढ़ आया हुआ है तब भी फ्लो है, तुम्हारे पास समुद्र के ऊपर में लहर एक स्थान से दूसरे स्थान तेज गति से जा रहा है वो भी फ्लो है, झरना पानी गिर रहा है वो भी लिक्विड का फ्लो है। और ठीक है, तो जितना भी तरह का लिक्विड का फ्लो तो आप बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिक्विड जो है वो दो तरह से फ्लो कर सकता है। लिक्विड जो फ्लो करता है तो उसमें दो तरह का कैरेक्टर हो सकता है, दो तरह का नेचर हो सकता है। अरे ये जो पहला बार सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो दो तरह का फ्लो मोशन मेंटेन करता है। ठीक है, कौन कौन सा, स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंस, मतलब स्टेडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा टर्बुलेंट मोशंस। ठीक है, बस सीधा साधा और एक उदाहरण। और ठीक है, सीधा साधा एक बिगड़ा हुआ, वो दो तरह का चीज। ऐसा भी होता नहीं, हर घर पे तुम्हारे पास दो तरह का बच्चा हो सकता है, या तो सीधा साधा या बिगड़ा हुआ। उसी तरह से जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी दो तरह का कैरेक्टर मेंटेन करता है, या तो सीधा सीधा, सीधा साधा, और एक टर्बुलेंस। अब किसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन, टर्बुलेंट किसको कहते हैं, कौन सीधा साधा कहलाता है, कौन उदाहरण कहलाता है, इसको डिस्टिंग्विश करने में क्या फैक्टर है, हम लोग इस तरह से टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। और पहला टॉपिक हम यही दिखाएंगे, स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशंस। तो वैसा मोशन, वैसा फ्लो, लिक्विड का वैसा फ्लो जिसमें किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पर जितना भी पार्टिकल पहुंचे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स reaching at a points are have same velocity both in magnitude and direction are called a streamline motion, स्ट्रीमलाइन फ्लो। वैसा फ्लो, लिक्विड का वैसा फ्लो जिसमें एक खास पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जितना भी लिक्विड पहुंचेगा, मॉलिक्यूल पहुंचेगा, सब एक ही तरह का वेलोसिटी को एक्वायर करे, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, उस मोशन को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। पर द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वो फ्लो इन विच all the molecule reaching at a same point have maintained the same velocity both in magnitude and direction are called streamline motion। इसी के विपरीत जब खास पॉइंट पर जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल करेगा उसका वेलोसिटी सेम डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, या दोनों में, उस तरह के मोशन को हम लोग कह सकते हैं टर्बुलेंट मोशंस। तो हम स्ट्रीमलाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन मोशन,
स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वो फ्लो इन विच velocity of all the molecules, velocity of all the molecules, ठीक है, molecules reaching at a point, ठीक है, the flow of liquid in which velocity of all the molecules reaching at a point, at a fixed point, at a given point, maintain, ठीक है, maintain same velocity both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, magnitude में भी direction में भी, both in magnitude and direction are called streamline flow, are called streamline flow, उसको हम लोग कह सकते हैं streamline flow। वैसा लिक्विड का फ्लो, वैसा फ्लो जिसमें किसी एक पॉइंट पर पहुंचने वाले सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी सेम होगा, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे कि ये देखो, अगर मान लो कहीं पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसा लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट पर देखा जाए तो जितना भी मॉलिक्यूल्स पहुंचेगा उन सभी का इस पॉइंट पर वेलोसिटी बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का रहे, यही मैग्नीट्यूड का हो, यही डायरेक्शन में हो, तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि V1 और V2 सेम हो, V1 और V2 सेम होगा या डिफरेंट होगा, मैंने ये सेम होने का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे कि जितना भी मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट पर पहुंचेगा उन सभी का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर सेम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन। इसी के विपरीत अगर डिफरेंट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट मोशन। यही है स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट मोशन। क्या याद बढ़े क्या? अब स्ट्रीमलाइन मोशन में तुम देखो क्या पर बात कर रहे हैं कि जितना भी मॉलिक्यूल यहां पर पहुंचेगा सबका वेलोसिटी v1, जितना मॉलिक्यूल वो सारा मॉलिक्यूल यहां से उठ के यहां पर पहुंचेगा तो सबका वेलोसिटी v2, यहां पर पहुंचेगा तो सभी का वेलोसिटी v3। तो यहां से गुजरने वाला पार्टिकल क्या होगा, बिल्कुल एक रास्ते का फॉलो करेगा, तभी ना मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम होगा वेलोसिटी का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन मोशन में हर पार्टिकल जो है एक स्पेसिफिक पाथ को या अपने प्रीडिसेसर पार्टिकल, अपने से आगे जाने वाला पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, जबकि टर्बुलेंट में नहीं। ठीक बस। तो अगर हम इन सारे के आधार पर, इसको नोट कर लिया ना, इन सारे के आधार पर अगर हम स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट मोशन को डिस्टिंग्विश करें तो अगर आप चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं, स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और ये आपका दिखा रहे टर्बुलेंट फ्लो। मतलब इसमें डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? पहला पॉइंट अंतर है क्या हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पर एट ए गिवन पॉइंट वेलोसिटी आर सेम, एट ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, पढ़ेगा velocity of all the liquid molecules, पढ़ेगा velocity of all the liquid molecules, ठीक है, velocity at a given point, किसी given point पर velocity of all the liquid molecules are same in magnitude and direction, magnitude और डायरेक्शन में सेम होगा। जबकि इसमें कह सकते हैं कि velocity of the molecules are different, जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका वेलोसिटी डिफरेंट होगा, उसमें सेम हो गया और इसमें डिफरेंस होगा। अड़ेगा ये आपका पहला पार्टिकल्स। दूसरा पर ध्यान दो, अड़ेगा दूसरा कि पार्टिकल फॉलोज, माने ईच मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स अड़ेगा मॉलिक्यूल्स फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीडिसेसर पार्टिकल, मतलब अपने वाला आगे जाने वाला पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। जबकि इसमें नो एनी फिक्स पाथ, कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता है। अड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये सीधा साधा आदमी है,
जो अपने आप पूर्वज के रास्ते को फॉलो करेगा, जो उसके पूर्वज अपनाए थे वही नियम कानून अपना रहे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। क्या किया पहला पार्टिकल, मतलब नहीं, हमको जो मर्जी आएगा सो करेगा। सो ये आपका इस तरह का तीसरा। ठीक है, तीसरा तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है कि नो टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को नहीं काटता है। ठीक है, नो टू पाथ पर मैंने नो एनी पार्टिकल कट द पाथ ऑफ अदर पार्टिकल्स। दूसरा आगे जाने वाला पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं करता। नो एनी पार्टिकल कट द पाथ ऑफ द अदर पार्टिकल्स। जबकि इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास क्या है, पाथ इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मतलब यह कह सकते हैं कि पार्टिकल फॉलोज जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। मतलब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर ऐसा रहा, जगह नहीं तो ऐसे ही करेगा, एक दूसरे को नहीं कट करेगा। ये ऐसा है, ये इस तरह का काट कर जाएगा। जबकि इसमें तुम्हारे पास क्या, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कहाँ जाएगा नहीं मालूम। सो जिगजैग पाथ को फॉलो कर सकता है। क्या याद है बड़ी क्या? अब इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास और चौथा में कह सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं पढ़े लेकिन तब भी, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इतने मालूम कि मैंने एक खास वेलोसिटी होता होगा, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी की मैक्सिमम लिमिट रेंज क्या उससे कम होना चाहिए। और जबकि इसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा। पांचवा कह सकते हैं मोशन ऑफ ए काम रिवर। एक शांत नदी का जो मोशन होगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जाम्पल है। जबकि मोशन ऑफ ए स्प्रिंग, कोई झरना होने का बात किया जाए, ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड्स ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग पर झरना का इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट मोशन। मतलब अगर पार्टिकल सीधा साधा अपने से आगे जाने वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। लेकिन वैसा ही पार्टिकल जो उदाहरण किसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, आज क्या करेगा कल क्या करेगा पता नहीं, जो किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ रास्ता में टकराता है, उसका टांग घिसता है, ठीक है, पर्सन काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यही है स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट मोशन। चलिए, ये तो हम लोग का इतना देर का बात हो गया, स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन। बस समझ में आ रहा है बस। अगर तुम देखो कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकता है जिसमें एक साथ स्ट्रीमलाइन मोशन भी होता है और टर्बुलेंट मोशन भी होता है? एक साथ स्ट्रीमलाइन मोशन भी और टर्बुलेंट मोशन भी। अगर तुम बात कर समुद्र का, बात कर समुद्र में जो समुद्र का ऊपरी लेयर वो काफी तेज गति से, मतलब तुम्हारे पास लहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से चलते रहता है। तो ऊपरी लेयर जो लिक्विड का है ना, समुद्र का ऊपरी लेयर, वो एक टर्बुलेंट मोशन का एग्जाम्पल है। पर कहाँ जाएगा पता नहीं, सामने अगर आगे तो आपको भी उड़ा के फेंक देगा, वो आपका एक टर्बुलेंट मोशन। लेकिन समुद्र का निचला तल में जब पहुंच जाएगा ना, कभी डिस्कवरी सब चैनल में देखा होगा, तो निचला लेयर में एकदम शांत काम रिवर बह भी रहा है तो स्लो, नियरली रस्ट के आसपास, ठीक। बस यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो स्ट्रीम टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन मोशन में कन्वर्ट होते रहता है। एकदम नीचे चल जाएंगे तो रुक जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है यहां पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
और ठीक है कंटिन्यूटी। अब ये क्या होता है? कंटिन्यूअस, वही मैथ वाला ही कंटिन्यूअस है, कोई नया चीज है। कंटिन्यूअस का मतलब है हर जगह, साइंस में हो, मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री, आम जिंदगी में कंटिन्यूअस मतलब लगातार। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन किसको कहते हैं वो समझो कि व्हेन ए लिक्विड, देखो क्या तुम्हारे पास क्या आ सकता है, व्हेन ए इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, लिखते चले, व्हेन ए इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, व्हेन ए इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस, ये वर्ड भूले नहीं रहा। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसका डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा, वो नॉन विस्कस। व्हेन एन इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड flows through a tube, through a tube of irregular cross section area, tube of irregular, रेगुलर का तो रहबे करेगा, इरेगुलर की बात कर, इरेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, अब रेट ऑफ फ्लो किसको कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। अड़ेगा देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, then rate of flow of liquid at every point is constant, that is rate of flow is constant, rate of flow मतलब a into b is constant, that is हम ऐसा कह सकते हैं कि a1 b1 बराबर a2 b2। अगर दो पार्ट्स है, कोई ट्यूब है इरेगुलर शेप का, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो ये ट्यूब है ऐसा, ये ट्यूब इस तरह का है, मान लिया यहाँ पर एरिया a1, यहाँ पर v1, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी है v1, यहाँ पर एरिया a2 और यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी v2। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a1 v1 बराबर a2 v2, मतलब समझ में आया? यूज क्या होगा रियल लाइफ में? क्या अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी बढ़े, एरिया बढ़ा दो तो वेलोसिटी कम, एरिया बढ़ा दो वेलोसिटी कम, और एरिया छोटा कर दो तो वेलोसिटी तेज। कभी कभी नहीं देखा होगा, नल पाइप, नल घर में यूज किया रहा, पाइप को एक नल में जोड़ दो, एक पाइप का एक हिस्सा पकड़े हुए पानी फेंक रहे हैं, नहीं जा रहा है, आधे बंद करते, आधा अंगूठा से आधा बंद करते, पानी एकदम ऊपर चला, नहीं देखा। फिर सब क्या बोले, उसमें क्या होता है, उसमें क्या आता है कि वेलोसिटी देखो, जैसे हम अंगूठा बंद करते हैं तो एरिया कम, तो स्वाभाविक है वेलोसिटी बढ़ गया, जिससे कि वो ऊपर के चल जाता है। घरों में पहले घर बनता था, छत तो पढ़ाना है, यहाँ से फेंक नहीं जा रहा है, पतला दाब दिया, पिचकारी से निकला और पूरे में फैल गया, पिचकारी से निकला पूरे में फैल रहा है, और इसी को हम लोग फायदा लेते हुए ग्राफ बना सकते, इसका रिजल्ट दिखा सकते हैं। यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अरे क्या बोला, क्या आपको इसका प्रूफ चाहिए, कैसे हो गया ये जानना चाहते हैं तो एक बार देख ही लेते, पर इसको अगर हम चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, मतलब छोटा सा प्रूफ है, दिखाई देते हैं। पड़ेगा किसी भी लिक्विड्स का बात करते हुए अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहो तो देखो, छोटा सा प्रूफ करते हुए देखें, ये देखिए कहीं पर मान लो स्ट्रीमलाइन मोशन लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब यहाँ का एरिया a1, यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी v1, यहाँ पर a2 और लिक्विड का वेलोसिटी v2। ठीक बस, अब मान लेते हैं एक छोटा सा टाइम कंसीडर किए डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में तुम्हारे पास इस वेलोसिटी के साथ लिक्विड कुछ आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। डेल्टा टी में जो डिस्टेंस कवर किया वो तुम्हारे पास क्या हो गया, v1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी समय बीता
तो ये वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच गया होगा, तो हम इसको समय डेल्टा टी, ठीक है, यही बात उतने ही डेल्टा टी समय में यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स हो यहाँ पर पहुंच गया होगा, ये समय डेल्टा टी। क्या बात सकते हैं बात से कि अगर मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड किसी ट्यूब से फ्लो कर रहा है, इरेगुलर शेप का है, लेकिन लगातार फ्लो किया जा रहा है, लगातार फ्लो किया जा रहा है, अरे बस यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1, वेलोसिटी V1, यहाँ A2 और V2, समय मान लो डेल्टा टी लगा, डेल्टा टी समय कंसीडर किए। अगर लिक्विड लगातार फ्लो कर रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो एकदम स्वाभाविक है कि जितना एक तरफ से इंटर कर रहा होगा दूसरा उतना ही तरफ से निकल रहा होगा। ठीक है बात, ऐसा कर सकते हैं। as the liquid is incompressible, चूंकि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, अरे बस एक तरफ से ट्यूब में पानी डाल रहे दूसरा निकाल रहे, एक तरफ से डाल रहे दूसरा निकाल रहे हैं। अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है तो एकदम श्योर है कि मास इंटर्ड, जो उसमें मास ट्यूब में मास इंटर कर रहा होगा और जो मास आउटकम्स कमिंग आउट, वो दोनों श्योर बराबर रहा होगा। कमिंग आउट, ये दोनों का वैल्यू बराबर। अब बताओ मास बराबर क्या होता है? मास बराबर अटेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये वाला भी क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी। अब चूंकि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी बिल्कुल सेम। अब बताओ वॉल्यूम इंटर्ड, वॉल्यूम इंटर, और ये तुम्हारे पास क्या था? और वॉल्यूम आउटकम्स। बोलो अब बताओ जो वॉल्यूम इंटर किया कितना समय में? डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी समय में जितना वॉल्यूम इंटर किया उसका वैल्यू कितना? डेल्टा टी समय में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया गुना हाइट V1 इंटू डेल्टा टी बराबर, ये जो बाहर निकलेगा वो A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। ऐसा ऐसा हो गया। सो ये और ये डेल्टा टी भी कैंसिल। सो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अड़ेगा सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड of the tube is remain constant और its value is equal to A1 B1 बराबर A2 V2। चलिए यहां तक तो आपका ठीक है। अब आओ कोई प्रॉब्लम ना, तो यह तो समझ में आ रहा है बस। चलो आगे बढ़ते हुए, अब एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। नेक्स्ट एक वर्ड है एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। एनर्जी का नाम सुना है ना बस। तो कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, अगर लिक्विड एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता हुआ जा रहा है, अड़ेगा बहता हुआ जा रहा है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? सोचो क्या क्या एनर्जी हो सकती है? अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहा है, बहता हुआ जा रहा है, आपने से तो जा नहीं रहा होगा, ठीक है, बस कुछ तो उसको वर्क कर रहा होगा, धकेल रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, कुछ तो जा रहा है। अब उसके कारण उसमें कुछ एनर्जी डेवलप हो गया होगा। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी फ्लोइंग लिक्विड में कौन कौन सा एनर्जी होता है, पढ़ेगा। तो ये देखो, एनी फ्लोइंग लिक्विड contains three types of energy, तीन तरह का एनर्जी को कॉन्टेन्स करता है। पढ़ेगा एनी फ्लोइंग लिक्विड कॉन्टेन्स थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला पोटेंशियल एनर्जी, अरे ये तो जान में करते। पोटेंशियल एनर्जी कौन? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पर द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन हाइट, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द लिक्विड, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द लिक्विड is called potential energy, and its value is given by, और इसका वैल्यू दिया जा सकता है ऐसा,
पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। कोई नया बात? अरे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वही भी है। और कौन सी एनर्जी? दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब ये क्या है? तो एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के कारण जो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आया, ठीक, बस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यही आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड्स। अब दो तो नया चीज नहीं था। अरे कोई भी वस्तु मूव करता, हम लोग पीछे बहुत पढ़ के आए मैकेनिक्स में कि कोई वस्तु मूव करेगा तो दो तरह की एनर्जी तो हो ही जाता है। अब तीसरा इसमें जो स्पेशल है वो है प्रेशर एनर्जी। अड़ेगा, अब जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एक और एनर्जी डेवलप होता है, प्रेशर। ठीक, बस मैंने एनर्जी डेवलप ड्यू टू प्रेशर, अड़ेगा ड्यू टू pressure of flowing liquid is called pressure energy। पोजीशन के कारण जो हुआ, हाइट के कारण जो चेंज हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी के कारण जो आया वो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर के कारण जो एनर्जी डेवलप हुआ वो आपका प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब प्रेशर एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया इज, ठीक है, प्रेशर एनर्जी इट इज डिफाइंड एज बराबर, कैसे डिफाइन किया गया? तो प्रेशर एनर्जी बराबर वर्क डन बाय प्रेशर। कोई चौकी नहीं, हर एनर्जी का डिफरेंस तो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाकर एच हाइट पर लाया गया, मतलब लाने में किया गया वर्क डन, वही ना पोटेंशियल एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑब्जेक्ट को जीरो से भी वेलोसिटी तक पहुंचाया गया, इस दौरान किया गया वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय प्रेशर in order to displace the liquid। कोई लिक्विड का लेयर है, कोई लिक्विड पार्टिकल है, अगर उसको प्रेशर लगाया गया और वो कुछ दूरी डिस्प्लेस हुआ तो इस दौरान जितना भी वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। मान लो कहीं पर अड़ेगा, बस कोई ट्यूब है, ट्यूब में यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी v1 अड़ेगा, और इस पर प्रेशर लग रहा है, अड़ेगा, ये लेते हैं v और प्रेशर लग रहा है p। अब इस प्रेशर के कारण लिक्विड कुछ दूर डिस्प्लेस होगा, अड़ेगा, कोई ट्यूब में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, अब एक तरफ उस पर प्रेशर लगाया गया। अब प्रेशर किसी के द्वारा से लगाया गया, पिस्टन के द्वारा लगाया गया या मोटर के द्वारा प्रेशर लगा, लेकिन प्रेशर लगा। अब प्रेशर के कारण लिक्विड कुछ दूर डिस्प्लेस होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो प्रेशर के द्वारा वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। अब बताओ वर्क फॉर्मूला क्या जानता है? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आज भी वही है, फोर्स बाय प्रेशर के द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स प्रेशर के द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम ऐसा ही कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी बराबर क्या हो गया? वर्क डन बाय प्रेशर, फोर्स बाय प्रेशर, प्रेशर के द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कोई लिक्विड है, लिक्विड पर किसी लेयर पर प्रेशर P काम कर रहा है, किसी लिक्विड के किसी लेयर पर प्रेशर P काम कर रहा है, तो फोर्स कितना होता है?
और पीछे 2-3 क्लास पहले पढ़ा है ना, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, तो P इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट मान लो L डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, P इंटू ए इंटू एल। मतलब ये हो गया कि अगर कोई लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स L दूरी तक डिस्प्लेस हुआ, तो उस समय प्रेशर के द्वारा लगाया गया, प्रेशर के द्वारा किया गया वर्डन ही उसका प्रेशर एनर्जी है। माने उसका प्रेशर, लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड का प्रेशर एनर्जी क्या हो गया, तो P इंटू ए इंटू एल। लो यही आपका प्रेशर एनर्जी। 3 तरह की एनर्जी। क्या आपको तीनों एनर्जी समझ में आया? बस तो आओ अगला टॉपिक देखिए। चलिए अब लिक्विड के फ्लो में, लिक्विड का जो फ्लोइंग लिक्विड का जो एनर्जी है उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़े कि लिक्विड का एनर्जी क्या होता है, पढ़ लिया आप सभी। लिक्विड फ्लोइंग जो लिक्विड है उसका एनर्जी क्या क्या होता है, आराम समझ में आया। एनर्जी 3 तरह का, ठीक है, फ्लोइंग लिक्विड में 3 तरह का एनर्जी होता है। एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, आप तीनों का समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, और ठीक है, अब इसी का रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्या बोलता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाम, टॉपिक का नाम है बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम, देखो बर्नौलिस थ्योरम क्या है कि व्हेन एनर्जी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, हर पढ़े मन थकने ना गया, वो बहुत ही मजेदार एक टॉपिक। क्या बोला कि व्हेन एन इनकॉम्प्रेसेबल एंड नॉन विस्कस liquid is flowing through a tube of irregular cross section area, then total energy of the liquid per unit volume, then total energy of the flowing liquid per unit volume, हटेगा per unit volume is constants। हटेगा क्या बोला, when an incompressible and non-viscous fluid is flowing through a tube of irregular cross-section area, the total energy of the flowing liquid per unit volume is constants। ये आपका रिजल्ट हमारे पास, that is total energy per unit volume is constants। अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, then total energy per unit volume is constant। total energy मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट्स। ये आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट्स। पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, फ्लूइड मोशंस का, फ्लूइड डायनेमिक्स का। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, बिठा देते हैं इसको। अब इसको बिठाए तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² प्लस प्रेशर एनर्जी क्या था, P इंटू ए इंटू एल, पीछे टॉपिक लिखाए थे, एल इंटू वॉल्यूम मतलब PV बाई V इज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब अगर हम इसको बांट दें तो m डिवाइड बाई V और GH हाफ
m बाई v और ये हो गया v स्क्वायर और p v बाई v इज कॉन्स्टेंट्स। सो v और v कैंसिल। और ठीक है, बस ये देखो m बाई v क्या हो गया, मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी रो जी एच और हाफ रो v स्क्वायर और p इज कॉन्स्टेंट्स। अड़ेगा रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट्स, हाफ रो v स्क्वायर प्लस p इज कॉन्स्टेंट्स। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस पी वन बराबर रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस पी टू, ये दोनों दूरी बराबर होगा। मतलब यहाँ पर पी वन पी टू दो अलग अलग क्या दिखा रहे हैं कि अगर मान लो कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक इरेगुलर ट्यूब में, एक इरेगुलर कोई ट्यूब है, इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एरिया है A1, वेलोसिटी है V1, प्रेशर है P1, यहाँ पर A2 है, V2 है और T2 है, ठीक है, इसका हाइट है मान लो H1, इसका हाइट है H2। ठीक, बस तो आप में इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा। क्या है बात, ठीक है, यही है। कर कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारे पास इस तरह का रिलेशन को ये मेंटेन करता है। क्या है बात, ठीक है। सो रो जी एच वन हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस पी वन, और ये कंडीशन को मेंटेन करेगा। क्या है बात, ठीक है। क्या यहां तक कंसेप्ट सही है। अब क्या इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्या वेरिफिकेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए आपको, प्रूफ के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लो आप इसको परेशान होने की बात नहीं, आराम से इसको प्रूफ किया जा सकता है, बहुत छोटा सा प्रूफ किया जा सकता है। और इसका हम प्रूफ दिखाते हैं, और ठीक है, इसको प्रूफ दिखाते हैं। कंपटीशन में कोई प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन 11th में प्रूफ आता है इसका, तो प्रूफ। और ठीक है, अब इसका एक प्रूफ करके देखो। ऐसा ही सेप हमेशा नहीं बनता, पर जान उसको ऐसा बनाया था ताकि पूरा जनरलाइज हो जाए। H1 हाइट का है, H2 हाइट का है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1, वेलोसिटी V1, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2, वेलोसिटी V2। मान लेते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, लिक्विड में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। अरे बस, तो आपको यह दिखाना है कि यहां पर बर्नौलिस थ्योरम आसानी से ओबे होगा, यहां पर बर्नौलिस थ्योरम आसानी से ओबे होगा। देखो यहां पर है प्रेशर P1, यहां पर है प्रेशर P2, ये P1 इस पर प्रेशर लगा रहा है, इधर से लगा रहा होगा P2, ये प्रेशर लगा रहा है P2। ठीक है बात। अब इस फ्लो में ये जो फिगर में फ्लो दिखा रहे हैं, हमको वेरीफाई करना है बर्नौलिस थ्योरम, तो हम फिगर बनाए, तो हल्का सा नोट्स भी मेरे साथ बना सकता है। बात चलो क्या कर सकते हो, 11 में काम आ सकता है। तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, let us consider a streamline flow of liquid, अड़ेगा in a tube of irregular shape, in a tube of irregular cross section area, क्या याद पड़ी, क्या पता। हम इस तरह का टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, अब इसमें हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। क्या है, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो जो पूरा वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम है, दिस इज बेस्ड ऑन द, ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम is based on the
बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच, देखो इसका जो पूरा वेरिफिकेशन है ना आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय टोटल फोर्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम बात कर रहे हैं तो पूरा बर्नौलीज थ्योरम का जो डिराइवेशन है वो इस पर बेस्ड है कि वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इससे बेस्ट है। अब इसके मदद से आपको अगर डिराइव करना है तो आपको निकालना क्या होगा, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, तभी ना आपके रिलेशन आ सकता है। तो चलो हम लोग एक एक करते हुए यहां से शुरुआत करते हैं। वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब हम वर्क डन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्सेस, कौन सा फोर्स वर्क डन, फोर्स कौन सा वर्क डन, बाय द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द फ्लूइड्स, अप्लाइड ऑन लिक्विड, लिक्विड पर जो जो फोर्स लगता है उसके द्वारा लगा किया गया वर्क डन निकालने जा रहे हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड। वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पहले फोर्स तो पता होना चाहिए। तुम बता सकता है इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बोलिए ध्यान से देख लो कौन कौन सा फोर्स। एक लिक्विड यहां से यहां जा रहा है, बाकी यहां से यहां तक आ रहा है, तो बता इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक लिक्विड यहां से जा रहा है यहां तक, यहां से जा रहा है यहां तक, बता कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक प्रेशर, यहां पर प्रेशर P1 धकेलने में काम कर रहा होगा ना, नहीं धकेल तो जब नहीं करता, तो एक फोर्स तो ये लगा रहा होगा। यहां वाला प्रेशर रोक रहा होगा लेकिन फोर्स तो लगा रहा है ना, एक प्रेशर के द्वारा यहां पर फोर्स, एक यहां के द्वारा फोर्स, यहां पर जो ट्यूब है, ट्यूब अपने से नॉर्मल फोर्स, आखिर वजन तो संभाले हुए रहेगा ना, तो नॉर्मल फोर्स और तुम्हारे पास क्या है, तो वर्क डन बाय इस प्रेशर के द्वारा, इस प्रेशर के द्वारा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। तो चार तरह का फोर्स पर काम कर रहा है। तो कौन कौन पहले निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, द डिफरेंट फोर्सेस एक्ट्स ऑन, लिख देते हैं इसको, द डिफरेंट फोर्सेस एक्ट्स ऑन मूविंग फ्लूइड्स आर, बताओ कौन कौन सा फोर्स लगा। पहला क्या लगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर एट लेफ्ट एंड, इधर मिटा दे, ये लेफ्ट एंड पर जो प्रेशर है उसके द्वारा किया गया वर्क डन एट लेफ्ट एंड। ये वाला फोर्स कितना होगा, F1, ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, P1 इंटू ए, अड़ेगा P1 इंटू A1। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर एट राइट एंड पर जो प्रेशर लगा उसके द्वारा किया गया फोर्स, और F2 का वैल्यू P2 इंटू A2। तीसरा फोर्स क्या क्या लग रहा है, थर्ड फोर्स, देखो थर्ड फोर्स यहां से, थर्ड फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑफ ट्यूब। और कौन फोर्स लगा, चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड पर जो जो फोर्स उसके द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो पहले फोर्स तो पहचानिए, तो फोर्स पहचाने, चार तरह का फोर्स है, एक बाएं तरफ लगने वाले प्रेशर के कारण, एक दाएं तरफ लगने वाला प्रेशर के कारण, एक लिक्विड का नॉर्मल फोर्स, और चौथा जो चीज आपके आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो फोर्स तो पहचाने, हाँ इधर तो हो गया, क्या वर्क निकाल सकते, और वर्क निकालने का देखिए फॉर्मूला है F cos थीटा से।
बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, बार बार मिटाता है इसको, नोट कर लिए ना, बात समझ में आ गई ना चारों फोर्स। लो हम इसको यहाँ पर फिगर बनाते हैं। अब हम वर्क निकालने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा फिगर बना देते हैं। क्या था, A1 V1 अब P1, ये आपका A2 V2 और P2। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। नाउ वर्क डन W1, ये क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर एट लेफ्ट एंड अड़ेगा, वर्क डन बाय द प्रेशर एट लेफ्ट एंड पे जो वर्क हुआ उस पर लगाया गया प्रेशर। अड़ेगा नाउ वर्क डन बाय प्रेशर एट लेफ्ट एंड। अब वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अड़ेगा वर्क डन बाय प्रेशर बाय इन टाइम tt, ड्यूरिंग टाइम dt, ड्यूरिंग टाइम, मान लो तो टी टाइम कंसीडर किया, ड्यूरिंग टाइम टी, अड़ेगा टी समय तक मान लो लिक्विड फ्लो किया, टी समय तक फ्लो किया, टी समय तक, मान लो टी छोटा समय लिए और उतने समय में निकाल रहे हैं। नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो हो गया प्रेशर इनटू एरिया। अब डिस्प्लेसमेंट अड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये देखो मान लो यहां पर वेलोसिटी है v1, डेल्टा टी समय बीता, तो डेल्टा टी ने टी समय बीता तो v1 इंटू टी, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट v1 इंटू टी, सो p1 a1 और v1 इंटू डेल्टा टी, अड़ेगा p1 v1 a1 बाई डेल्टा टी, क्या है वह, ठीक है, v1 डेल्टा टी। अड़ेगा दूसरा, इसको अगर हम ऐसा कहें, देखो यहां पर तुम्हारे पास गौर से तो यहां से देख लो a1 v1 इंटू डेल्टा टी, इसको हम रो से ऊपर नीचे गुना करते हैं, a1 v1 t इंटू रो, खुद से अपने मन से इसको पहचानो, a1 v1 इंटू टी, a1 v1 t इंटू रो, ये क्या है, a1 v1 इंटू टी वॉल्यूम, ये v1 इंटू टी हाइट और ये गुना होकर वॉल्यूम, डेंसिटी गुना कर दे मास, p1 इंटू m बाय रो, वेर m क्या है, मास इंटर, ठीक है, मास इंटर ड्यूरिंग टाइम t, ठीक है, या मतलब जितना मास तुम्हारा इंटर होगा या दूसरी तरफ से निकलेगा, जो ये पहला हो गया वर्क डन, मतलब पहला के द्वारा वर्क डन समझ रहे हैं, W1 के द्वारा पहला द्वारा लेफ्ट एंड पर जो फोर्स लगा, लेफ्ट एंड पर जो प्रेशर लगा उसके द्वारा इतना वर्क डन बराबर, ऐसा देखो वर्क F डॉट एस, और पूरे जाओगे तो F डॉट एस होता है ना, F S cos, फोर्स भी इधर वस्तु भी आगे, फोर्स भी इधर वस्तु भी आगे, सो cos 0 का मान 1, तो इतना ही आ जाएगा, मतलब हम तुमको एकदम एक्यूरेट पर लेके चले गए। अब आओ राइट हैंड के द्वारा फोर्स क्या लगा, W2। ना नेक्स्ट W1 समझ गया, सभी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो प्रेशर लग रहा था इसके द्वारा किया गया वर्क डन, सेकेंड एंड पर किया गया वर्क डन, तो W2 वर्क डन बाय द प्रेशर एट द राइट एंड पर, ये भी वही आएगा, केवल यहां पर आ जाएगा P2 A2, ये V2 इंटू डेल्टा टी। अब प्रेशर लग रहा है इधर, लिक्विड जा रहा बाहर, लिक्विड जा रहा दाहिने तरफ, प्रेशर लग रहा है लेफ्ट साइड, लिक्विड जा रहा लेफ्ट साइड, अरे जीरो उसको उल्टा जा रहा, ये वाला ज्यादा मजबूत होगा तब ना धकेल के पार कर गया, तो cos 180 और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 V2 A2 माइनस P2 V2 A2 माइनस, बहुत अच्छा है ना जी, सेम कुछ माइनस P2 इंटू M, मास इंटर, चूंकि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल जितना इंटर किया होगा उतना बाहर निकला होगा, इसलिए यहां भी M को M लिख सकते हैं। लो आप दो वैल्यू निकाल लिए,
ये W1 निकल गया, W2 निकल गया, W1 निकल गया, W2 निकल गया। अब आओ वर्क डन थर्ड। ना थर्ड W3 क्या है? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो ये देखो नॉर्मल फोर्स ऐसा और वस्तु जा रहा है ऐसा, फ्लो इस तरह से हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। सो ये आपका नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ भी रहा L और cos 90। सो वर्क डन का बाय नॉर्मल फोर्स का मान क्या हो गया? 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। अब आई चौथा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक बस। तो देखो शुरुआत इनिशियल हाइट क्या था? h1 पर, फाइनल हाइट कितना हो गया? h2 पर। इनिशियल हाइट h1, इनिशियल हाइट h1, फाइनल हाइट h2, इनिशियल हाइट h1, फाइनल हाइट h2। तो क्या आप वर्क डन नहीं निकाल सकते? वर्क डन बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक बस, इनटू डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 और दोनों के बीच का एंगल। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वस्तु जो मेरे फिगर के मुताबिक ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वस्तु ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वस्तु ऊपर जा रहा है, तो बीच का एंगल cos 180। सो वैल्यूज क्या आ गया? माइनस mg(h2 माइनस h1। अब बोर्ड एक चल रहा था तो चारों वर्ग निकालते हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन को पीछे करके आप चारों वर्ग निकाल लो। चारों वर्ग निकाले, पहला के द्वारा वर्ग निकाले, दूसरे द्वारा निकाले, तीसरा द्वारा निकाले, चौथा के द्वारा निकाले, तो क्या आप इसको बता दे? सो बताओ वर्क डन बाय, ठीक है, नाउ वर्क डन बाय टोटल फोर्स, वर्क डन बाय टोटल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू W1, W2, W3 एंड W4। वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर W1, W2, W3 एंड W4। अब आइए चारों के द्वारा किया गया वर्क डन का वैल्यू निकालो। बताओ पहला के द्वारा वर्क डन कितना आया था? तो आया था P1 इंटू M, P1 इंटू M बाई रो। दूसरे के द्वारा आया था माइनस P2 इंटू M बाई रो। तीसरे के द्वारा आया 0 और चौथे के द्वारा आया mg माइनस mg h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। अटे के बस। सो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? P1 माइनस P2 इंटू M बाई रो। अटे बस, अगर हम माइनस को बाहर निकाल लें तो हो गया mg h1 माइनस h2। अड़ेगा। सो वर्क डन बाय टोटल फोर्स इतना, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इतना। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ m। अड़ेगा काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड फ्लो कर गया उसके बाद कर, बीच में जितना पहले था पूरा लिक्विड का मतलब नहीं, जितना t समय में फ्लो कर गया, ट्यूब से बाहर निकल गया, ट्यूब में जितना एंटर किया, जितना फ्लो किया, जितना मूव कर गया। अरे बस। सो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अरे बस। सो m बाई टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। लो वर्ग निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, मिटा दो इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अटे बस। सो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 M बाई रो, M बाई रो। और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? mg h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 बराबर m बाई 2। और ये वाला वैल्यूज क्या आ गया? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देखिए m से m सभी में कैंसल, m से m कैंसल। पड़ेगा p1 बाई रो, देखो p1 बाई p2। अगर हम रो का बाएं तरफ एलसीएम ले ले तो ऐसा आता है रो जी h1 माइनस h2 बराबर बराबर
अटेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, क्रॉस कर लो। सो p1 माइनस p2 बराबर रो z h1 माइनस h2, हटेगा और ये वाला क्रॉस करके आएगा रो v2 स्क्वायर बाई 2 और ये वाला क्या हो गया रो v1 स्क्वायर बाई 2, हटेगा। अब सारा टर्म एक तरफ करेक्ट कर ली, बस ये वाला p1 h1 और ये वाला v1 एक तरफ ले आओ। सो क्या आ गया p1 प्लस रो z h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर p2 प्लस रो z h2 प्लस हाफ रो और v2 स्क्वायर। लीजिए यही आपका प्रूफ किए बर्नौलिस थ्योरम। इसको क्या आपको प्रूफ समझ में आया? पर प्रोसेस क्या था कि नेट फोर्स सॉरी तुम्हारे पास वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस आज का क्लास काफी बड़ा हो गया, लेकिन तब भी आप आज 1 मिनट और समराइज करते हुए आज हम पढ़ाए क्या क्या आपको। सबसे पहले बताया फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड में का कितना तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन कितना तरह का हो सकता है, तो 2 तरह का। कौन कौन? सीधा साधा मतलब स्ट्रीमलाइन और अड़बड़ टर्बुलेंट मोशन। 2 तरह का, स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन। क्या आपको बात समझ में आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद क्या पढ़ा है आपको कि कितना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो हम लोग बोले कि किसी भी कोई लिक्विड कोई ट्यूब इरेगुलर शेप का भी हो, लेकिन अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल हो नॉन विस्कस हो तो आपका रेट ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट, मतलब a1 v1 बराबर a2 v2। तीसरा क्या बताएं कि किसी भी बहता हुआ लिक्विड में कितना तरह का एनर्जी हो सकता है, अड़ेगा किसी भी बहता हुआ लिक्विड में कितना तरह का एनर्जी हो सकता है। तो तुम्हारे पास यही आया अड़ेगा कि किसी भी बहता हुआ लिक्विड में 3 तरह का एनर्जी हो सकता है। अड़ेगा 3 तरह का एनर्जी हो सकता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। चौथा क्या बताएं? चौथा हम तुमको बर्नौलिस थ्योरम बताएं। अड़ेगा बर्नौलिस थ्योरम में क्या बताएं कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट्स। ठीक है, बस पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसी के आधार पर आया P प्लस हाफ रो v स्क्वायर और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू सॉरी रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर और ये v इज कांस्टेंट्स। है ना, हम लोग के पास है एक छोटा सा बड़ा, अगर हम इसी लेसन को डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय रो जी एच से डिवाइड करते एच। देखो ये पहला वाला रो जी एच है तो ये हो गया रो जी, हाफ रो v स्क्वायर ये हो गया रो जी और p प्लस बाय रो जी, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट डिवाइड बाय समथिंग कांस्टेंट्स, रो जी और रो जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, सो आएगा h प्लस हाफ इंटू v स्क्वायर बाय जी और p बाय रो जी, ये भी कांस्टेंट होगा। अरे तो इसमें क्या बता दिया? अरे कुछ नहीं बता, इसको एक साइंस में नाम दिया गया है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ये आपका वेलोसिटी हेड और ये प्रेशर हेड। अड़ेगा ग्रेविटेशनल हेड, इसको नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड, ये आपका नाम दिया गया वेलोसिटी हेड और ये नाम दिया गया प्रेशर हेड। अटेगा तो इतने ही कह सकते हैं कि अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस है, ठीक है, इर्रेगुलर ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड प्रेशर हेड का सम हमेशा कांस्टेंट्स। चलिए आज इतने ही काफी है, बहुत लंबा टॉपिक हो गया लेकिन तब भी अच्छा था, बोरियत नहीं लगा, मजा आया होगा। ठीक है, आज इतने ही काफी, थैंक यू, बाय बाय।